अब हम फोकस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म पर। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और वो स्पर्मियोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं ये वर्ड्स, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ हेड, नेक, अ मिडिल पीस एंड टेल। तो क्या क्या है? हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है। हेड भी है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो पूरी बॉडी को कवर कर लेती है स्पर्म की। जो स्पर्म होता है उसका जो हेड होता है उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ which is covered by a cap-like structure, acrosomes. The acrosome is filled with enzymes that helps fertilization of the ovum. जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो किससे कवर्ड होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसको बोला गया है एक्रोसोम, ठीक है। ये रहा एक्रोसोम, ठीक है। द एक्रोसोम इज फील्ड विथ एंजाइम्स। ये जो एक्रोसोम होता है ये एंजाइम से फील्ड होता है, जो क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में, मतलब ओवम की फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। द मिडिल पीस possesses न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनको क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की भी ज़रूरत होती है क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट ऑफ टेल, ठीक है, ताकि टेल का मूवमेंट हो सके। क्योंकि जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी होती है, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग कराने के लिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर मूवमेंट कर सके, मूव कर सके। और इससे क्या होता है कि उसको एनर्जी मिलती है। मूवमेंट ऑफ टेल की वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है किसका? स्पर्म का। फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन में उसको हेल्प मिलती है। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility. उसने क्या बोला कि जब इंटरकोर्स होता है तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? इजैक्यूलेट्स करते हैं अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कॉइटस ऑफ विच, और उसने ये बोला है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप में होना चाहिए और साइज़ में होना चाहिए, और उसमें क्या हो? 40% क्या हो? अच्छी मूवमेंट शो करे। ये जो डायग्राम है वो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लर्न करना है और ऐसे ही बनाना सीखना है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी और इनके नेम्स भी लर्न करने होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है जिसमें क्या है? एक्रोसोम है, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्या करता है? क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। फिर नेक प्रेजेंट है, मिडिल पीस। माइटोकॉन्ड्रिया का क्यों है प्रेजेंट, क्या काम है उसका, वो भी यहाँ पर रीज़न दे रखा है। देन टेल। चलिए, sperm released from the seminiferous duct secretion of sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory duct। जो sperm से वो क्या रिलीज करते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिलीज करते हैं। मतलब जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू? एसेसरी डक्ट्स के थ्रू। Secretion of epididymis, vast differences, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms। जो भी सिक्रीशन होते हैं, चाहे वो एपिडाइडमिस का सिक्रीशन हो, वास्ट डिफरेंसेस का हो, सेमाइनल वेसिकल का हो, ये सब क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट के लिए, मैचुरेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेमाइनल वेसिकल एंड prostate are essential for maturation and motility of the sperm. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgens। जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है जो हमने पीछे पढ़ा था, और जो स्पर्म होते हैं ये साथ में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको? सीमेन को। और जो भी फंक्शंस है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के या एसेसरी ड्रग्स के, वो कौन मेंटेन करता है? एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन क्या है? टेस्टिकुलर हार्मोन है। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हमको पढ़ना है oogenesis।
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। जो मैच्योर फीमेल गैमेट जो बनता है उसको बोला जाता है oogenesis, विच इज़ मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि क्या है, डिफरेंट है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes, mother cells, oogonia, are formed within each fetal ovary, or more oogonia are formed and added after birth। ये कब स्टार्ट होता है? जो नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस है वो काफ़ी लेट स्टार्ट होता है, oogenesis काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ये कब स्टार्ट होता है? एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेज पर स्टार्ट होता है, और ये स्टार्ट होता है जब 100 ऑफ मिलियंस oogonia, ठीक है, कितना है, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमेट्स, मदर सेल्स, oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। हर ओवरी के अंदर गैमेट मदर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। कोई भी oogonia बर्थ के बाद में ऐड नहीं होता है, उसको ऐड होना होता है तो वो पहले ही ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि जो oogonia है वो बचपन में ही ऐड हो जाते हैं, बर्थ के बाद में ऐड नहीं होते हैं। ये जो सेल्स हैं ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज़ 1 जो कि मियोटिक डिवीजन, प्रोफेज़ 1 की जो स्टेज होती है एंटर कर जाते हैं, और उसके बाद में वो टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाते हैं, जिसको बोला है प्राइमरी oocytes। ईच प्राइमरी oocytes then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle। देखो सबसे पहले तो हमने इसमें क्या देखा कि जो oogonia है वो बचपन में ऐड हो जाता है, बर्थ के बाद में ऐड नहीं होता है। उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाते हैं किस स्टेज में, प्राइमरी oocytes में, जो किसकी स्टेज है, प्रोफेज़ 1 मियोटिक डिवीजन की, और उसको बोला गया है प्राइमरी oocytes। और फिर जो प्राइमरी oocytes है ना वो ग्रेन्यूलोसा करके एक जो लेयर दे रखी है उससे सराउंडेड होते हैं, और उसको बोला गया है प्राइमरी फॉलिकल, और ये होती है ग्रेन्यूलोसा सेल। ऐसे समझो कि अगर इसके ऊपर ग्रेन्यूलोसा सेल की लेयर लग जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में ये जो फॉलिकल्स होते हैं डीजनरेट होते हैं, मतलब टूटना या ख़राब होना, ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी, मतलब बर्थ से लेके प्यूबर्टी के टाइम पीरियड तक। Therefore, a puberty only 60,000 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी, मतलब इसके बाद में प्यूबर्टी की एज के बाद में 60,000 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं किसके अंदर, आपकी ओवरी के अंदर, ठीक है। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल्स एंड अ न्यू थिका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। थे तो बहुत सारे, लेकिन क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए जो बर्थ से प्यूबर्टी का जो फेस होता है उसमें कितने रह जाते हैं, सिर्फ 60,000 to 80,000 ही रह जाते हैं। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है किसकी, ग्रेन्यूलोसा सेल्स की, और न्यू थिका की भी होती है, और उसको बोला गया है सेकेंडरी फॉलिकल। एक बार फिर से समझते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या था, oogonia। क्या होता है कि जब सेल स्टार्ट करता है डिवीजन, जो तब वो प्रोफेज़ फर्स्ट, ठीक है, जो किसका है, मायोटिक डिवीजन का है, उस पर टेम्पररीली अरेस्टेड होता है, ठीक है, जिसको बोला गया है प्राइमरी oocytes। उसके ऊपर जब सेल की लेयर आती है ग्रेन्यूलोसा सेल की, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर जब और ग्रेन्यूलोसा सेल की लेयर आती है या न्यूथिका की लेयर आती है तो उसको बोला गया है सेकेंडरी फॉलिकल। अंडरस्टैंड? Now, the secondary follicle soon transformed into the tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum। जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो जल्द ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, विच कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फील्ड कैविटी। उसको किससे कैरेक्टराइज किया गया है, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी से, जिसको बोला गया है एंट्रम। द थिका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थिका इंटरना एंड एन आउटर थिका एक्सटर्ना। जो ये थीका लेयर होती है इसके अंदर जो इनर के साइड में जो लेयर होती है उसको इंटरना बोला गया है, और जो आउटर थीका जो लेयर है उसको बोला गया है एक्सटर्ना। अब क्या बोला गया है कि जब इस स्टेज पे जब आपका टर्शरी फॉलिकल फॉर्म हो गया है
हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी oocytes है उनके ऊपर धीरे धीरे क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर आती है और वो प्राइमरी फॉलिकल्स हो जाते हैं। तो जो प्राइमरी oocytes है वो तो वैसा ही है ना, उसके ऊपर सिर्फ लेयर फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो टर्शियरी फॉलिकल्स है ना वो धीरे धीरे अपनी साइज़ में ग्रो करते हैं और वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की स्टेज को पूरा करते हैं। It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocytes and a tiny first polar body. हमने ये पढ़ा था कि जो प्राइमरी oocytes है वो प्रोफेज फर्स्ट पे ही रुक जाते हैं, उसके आगे वो बढ़ते नहीं, अपना डिवीजन पूरा नहीं करते हैं। लेकिन अब जब वो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर हैं तो वो क्या करेंगे, अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा करेंगे। ये क्या है कि एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिसकी वजह से लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes फॉर्म होते हैं और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है। तो दो चीज़ें फॉर्म्ड हुई, एक लार्ज सेकेंडरी oocytes और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। सेकेंडरी oocytes रिटर्न्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। जो सेकेंडरी oocytes है वो क्या करते हैं, जो साइटोप्लाज्मा जो न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है प्राइमरी oocytes में। Does the first polar body bonds out of the first meiotic division divide further or degenerate? At present we are not very certain about this. अब क्या है कि वो सर्टेन श्योर नहीं है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है अब वो फाइनली डिवाइड होती है, डीजनरेट होती है कि क्या होता है। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शियरी फॉलिकल हमने जो पढ़ा था वो क्या होता है, वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट करता है, मैच्योर होना लगता है, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। साइड में आपको डायग्राम दिया गया है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। मेनली जो 12th के अंदर जितने भी डायग्राम्स है वो सभी इंपॉर्टेंट है, और अगर जो नहीं भी है तो अगर आप किसी आंसर पे बना भी देंगे तो वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, माइनस पॉइंट नहीं रहेगा, वो अच्छा ही इम्पैक्ट शो करता है आंसर में। नाउ द सेकेंडरी oocytes फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडम surrounding it. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocytes ovum from the ovary by the process called ovulation. अब जो सेकेंडरी oocytes है वो क्या करता है, एक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जिसको बोला गया है जोना पेलुसिडम। फिर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें से क्या निकले, सेकेंडरी oocytes, ओवम। ओवम बने बाय किसके अंदर, ओवरी के अंदर, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन की प्रोसेस के कारण। फाइनली जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे ओवम रिलीज हो गया बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो इसमें आपको मेन चीज़ समझाई गई है कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको एक तरफ दिखाया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक तरफ दिखाया गया है ऊगजेनेसिस। यहाँ पर दिखाया गया है कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, ठीक है, देन उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, स्पर्मेटाइट्स बने, स्पर्मेटोजुआ। ये डिवीजन दिखा रखा है आपको, और नंबर भी दिखा रखा है कि ये 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, और क्रोमोसोम्स नंबर भी दे रखे हैं आपको 46, 23, 23। यहाँ पे दिखा रखा है कि ऊगोनिया था, उसके अंदर माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन हुआ तो प्राइमरी oocytes बना, फिर फर्स्ट क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, देन सेकेंडरी oocytes बना, और उसके बाद में क्या बना, ओवम बना, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ये सब फॉर्म हुई, और फिर फाइनली ओवम बन गया, और फिर क्या हुआ, सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज हो गई। तो ये था आपका पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस का और oogenesis का। और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, गैमेटोजेनेसिस के अंदर आते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पर्मेटोजेनेसिस भी डिटेल में आता है और कई बार oogenesis भी डिटेल में पूछ लिया जाता है।